नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर अजीत पवार की बात करी जाए तो जिस तरीके से लगातार वो शरद पवार के खिलाफ नजर आ रहे हैं और एनसीपी पार्टी क्या टूटने की कगार पर आ चुकी है, क्या महाविकास अघाड़ी गठबंधन 2024 का चुनाव साफ तौर पर जो है वो नहीं लड़ पाएगा, ये कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करी जाए तो शरद पवार को चाणक्य का नाम दिया गया था, लेकिन उनकी ये नीति फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मात खाती दिख रही है, क्योंकि इससे पहले भी एकनाथ शिंदे ने ये बार बार कहा था कि जो अगर शरद पवार की बात करी जाए तो उनका ओहदा महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा है और मैं उन्हीं से सियासी दांव-पेच सीखा हूं। इसके बाद वो कहां तक पहुंच गए ये सबने देखा है। और अगर अजीत पवार की बात करी जाए तो शरद पवार के साथ उनका चाचा और भतीजे का रिश्ता है, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अजीत पवार अगर तमाम विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो लगभग फिर यह माना जाएगा कि जो उद्धव ठाकरे की आज स्थिति है वही स्थिति जो है वो शरद पवार की बन जाएगी। अब मेरे साथ मेरी खास सहयोगी कशिश है, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आने वाले बीएमसी के चुनाव कर्नाटका के चुनाव के बाद कराए जाएंगे और आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जो हैं वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन अगर बच पाता है तो जीतता हुआ नजर आएगा। देखिए यहाँ पर कपिल बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है अभी एमवीए गठबंधन को बचाना। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी उसी समय पर माना गया था कि एमवीए गठबंधन टूट गया, लेकिन जैसे तैसे करके यहाँ पर शरद पवार की वजह से ही वो बचता हुआ नजर आया, क्योंकि सबसे ज्यादा विधायक जो है वो अभी शरद पवार के पास ही है, ना तो कांग्रेस के पास इतने और उद्धव के पास तो है ही नहीं, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन बात आपने की क्या कर्नाटक के चुनाव के बाद यहाँ पर बीएमसी चुनाव होंगे, तो देखिए उसकी तो यहाँ पर पक्की बात नहीं की जा सकती, होंगे तो उसके बाद ही, क्योंकि समय बहुत कम बचा है कर्नाटक चुनाव में। लेकिन हाँ, कोर्ट का फैसला तब सामने आ सकता है जिस तरीके के तमाम दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं कि जैसे कर्नाटक के चुनाव होंगे उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुना देगा, क्योंकि हो सकता है कि कोर्ट शायद यहाँ पर डरा हुआ हो कि अगर फैसला भी हो जाता है तो अलग अलग जगह पे दंगे हो सकते हैं। और हम अच्छे से जानते हैं कि महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र की सत्ता किस तरीके की है। लेकिन भाई अगर देखा जाए यहाँ पर कि बीएमसी चुनावों में कौन किस पर भारी पड़ेगा, तो देखिए अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से शिंदे के पास बहुमत है तो शिंदे यहाँ पर सब लोगों पे भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। और अगर गलती से अजीत पवार भी यहाँ पर शिंदे के साथ आ गए तो फिर उद्धव शरद के पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि कांग्रेस तो एक तरीके से एमवीए में ना के बराबर काम करती हुई नजर आती है। इस तरीके की जानकारी जो लगातार सामने आती है, तो अभी साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि अजीत का एक कदम यहाँ पर शरद पवार की पार्टी को पूरी तरीके से तोड़ सकता है। बिल्कुल, लेकिन कशिश यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या आने वाले चुनाव में अगर बात करी जाए तो अजीत पवार ये कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक तरफ एकनाथ शिंदे के जो विधायक है, जिसमें संजय शिरसाट ने बड़ा बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर अजीत पवार खुद आते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन अगर वो आइडियोलॉजी देकर एनसीपी के आते हैं तो फिर हम विरोध करेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि शरद पवार माफ कीजिएगा, अगर अजीत पवार की बात करी जाए वो ये कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन यहाँ पर तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, तो क्या अब एक बड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी? बिल्कुल, यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूं, उन्होंने दावा ठोक के ये कहा है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और उन्हें यहाँ पर मुख्यमंत्री बनना है। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर वो शिंदे के साथ आते हैं तो यहाँ पर जो लड़ाई उद्धव और शिंदे के बीच में थी वो फिर अजीत पवार और शिंदे के बीच में देखने को मिलेगी। और बीजेपी आखिरकार क्यों ही यहाँ पर आगे करेगी अजीत पवार के, जब उनके पास शिंदे है और शिंदे के विधायक यहाँ पर उनके साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो 39 विधायकों के साथ शिंदे भी आए थे और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 40 विधायकों के साथ अजीत पवार आ सकते हैं। एक विधायक का फर्क यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं ना कहीं उद्धव के पक्ष में आ गया तो शिंदे के जो विधायक है वो उद्धव के पास एक बार फिर जा सकते हैं। तो शिंदे से बीजेपी को डर लग रहा है कि यहाँ पर शिंदे की वजह से सरकार एक बार गिर सकती है और महाराष्ट्र से बीजेपी का सफाया हो सकता है। तो हो सकता है कि बीजेपी सरकार यहाँ पर अजीत पवार को मौका दे दे और शिंदे को यहाँ पर कोई और पद दे दे या फिर कोई और जिम्मेदारी दे दे, क्योंकि सीएम तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि आने वाले जो अगले साल के विधानसभा चुनाव है उसमें किसी और को नहीं, सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को ही बनाया जाए, क्योंकि वो लगातार यहाँ पर पार्टी के लिए मेहनत करते नजर आ रहे हैं। हम कब से उन्हें महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि वो लगातार अपनी पार्टी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो कोई भी नया नेता आएगा उसको सीएम बना दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि यहाँ पर किसी न किसी नेता को अगर अजीत पवार आ भी जाते तो उन्हें शुरुआती दौर में 5 सालों के लिए कोई और पद दिया जाए और 5 साल बाद उन्हें कह दिया जाए कि आपको सीएम बना दिया जाएगा। तो इस तरीके की बैठकें अगर होती है, मुलाकातें होती है तो माना जा सकता है। बैठकों से मुझे एक और बात यहाँ पर याद आई कि जब एनसीपी की बैठक हुई थी, अहम बैठक है, तो अजीत पवार को इन्विटेशन ही नहीं भेजा गया, उस लिस्ट में अजीत पवार का नाम ही नहीं था।
तो अपने हम यहाँ पर मान सकते हैं कि शरद पवार को शायद डर नहीं लगता कि अजीत पवार यहाँ पर पार्टी छोड़ के जाएंगे तो उन्हें नुकसान होगा, लेकिन यहाँ पर नुकसान भारी होगा और यहाँ पर शायद शरद पवार की फिर चाणक्य नीति भी काम नहीं करेगी। बिल्कुल। और अगर बात करी जाए महाराष्ट्र की, तो बीते दिनों भूषण पुरस्कार का आयोजन किया गया था और इस दौरान हमने देखा कि 13 लोगों की जान चली जाती है, तमाम लोग हॉस्पिटल में भर्ती किए जाते हैं और इसको लेकर शरद पवार जो है वो लगातार एकनाथ शिंदे से सवाल पूछते हैं कि आखिर जो है वो इतनी गर्मी में ये जो आयोजन किया गया था इसमें जनता का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। अब देखिए, बाला साहब ठाकरे को लेकर बड़े बड़े बयान जो है वो एकनाथ शिंदे जो है वो देते हुए नजर आते थे, लेकिन यहाँ पर जनता के लिए जो है वो कुछ नहीं किया गया, उन्हें लू में जो है छोड़ दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि बाला साहब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल एकनाथ शिंदे जिस गलत तरीके से कर रहे हैं, क्या बीएमसी चुनाव और लोकसभा चुनाव में ऐसा देखने को मिल सकता है कि एक बड़ी पटकनी उन्हें मिल जाए? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप ये देखिए कि अभी बीएमसी चुनाव में ही पता चल जाएगा कि आखिरकार असली में ताकतवर कौन है। क्योंकि मान लेते हैं हम यहाँ पर कि उद्धव को चलिए शिवसेना चिन्ह मिल भी जाता है, लेकिन उसके बाद क्या, अगर बीएमसी चुनावों में हार का सामना करना पड़ता है तो यहाँ पर फिर कहीं ना कहीं आप देखिए कि हार पूरी तरीके से ही हो जाएगी और जब बीएमसी चुनाव में हार गए तो लोकसभा और विधानसभा कैसे जीतेंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर उद्धव ठाकरे जीत जाते हैं यहाँ पर तो आसानी से वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीत सकते हैं और यहाँ पर बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं खतरा पैदा उद्धव कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार फिर से सियासत में उद्धव शरद यहाँ पर आते हैं तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर बीजेपी के लिए बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। अच्छे दिन करने वाली पार्टी यहाँ पर कहीं ना कहीं बुरे दिनों का सामना करती नजर आएगी, क्योंकि आप ये चीज देख सकते हैं कि शरद पवार ने ही कहीं ना कहीं एक समय पर उद्धव ठाकरे को आगाह भी किया था कि कुछ ना कुछ पार्टी में होने वाला है, लेकिन शायद उद्धव ने उस समय इग्नोर किया और आज आप देख लीजिए कि उद्धव को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो गलतियां दोहराते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर शरद पवार भी जिस तरीके से लगातार बैठकें कर रहे हैं तो वो बीएमसी चुनावों के लिए पूरी तरीके से रेडी हो गए कि जिसे सामने आने आए हम उसको पटकनी देते नजर आएंगे। बिल्कुल। एक लास्ट छोटा सा सवाल ये रहेगा कि देवेंद्र फडणवीस की अब क्या बीजेपी में जगह बनती है या फिर जो उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात थी वो कुछ बताती हैं? देखिए, बीजेपी में ही रहेंगे देवेंद्र फडणवीस। जिस तरीके से हम सालों साल से यहाँ पर देख रहे हैं कि उनके पास डिप्टी सीएम का पद ही ज्यादा रहा है। सीएम वो बने भी थे लेकिन रात को बने, उसके बाद सुबह इस्तीफा देना उन्हें पड़ा यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है कि यहाँ पर वो बीजेपी के साथ रहेंगे। उन्हें पता है कि आज अगर मौका नहीं मिलता तो कल जरूर मौका मिलेगा और वो जितना हम समझ पाए उनके बारे में तो वो एक सच्चे दिल वाले इंसान है यहाँ पर, कि उन्हें लालच नहीं है। क्योंकि लालच यहाँ पर उन लोगों को होता है जो बगावत करके किसी और पार्टी में चले जाते हैं। अगर फडणवीस कभी इन फ्यूचर ऐसा करते हैं तो आप मान लीजिए कि वो यहाँ पर लालची ही थे, लेकिन अभी जो हालात है उससे देवेंद्र फडणवीस को देखकर लगता नहीं है और वो उद्धव के खिलाफ एक मौका नहीं छोड़ते कोई भी बयान देने का। बिल्कुल। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए कशिश बहुत बहुत शुक्रिया। अगर लालच की बात करी जाए, जिस तरीके से कशिश ने जिक्र किया, लालच फिलहाल बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे जो है उनकी सरकार में और सरकार जो है वो ठीक ठाक चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अजीत पवार अगर आते हैं, उनके विधायक आते हैं तो क्या एक बड़ी टूट जो है वो देखने को मिलेगी? क्योंकि ये बागी विधायक को लेकर पहले भी कहा गया था कि जो शिवसेना का नहीं हुआ, जो उद्धव का नहीं हुआ, वो बीजेपी का क्या होगा। अब आपको क्या लगता है कि अजीत पवार जो है वो बीजेपी में अपने विधायकों के साथ शामिल होंगे? इन्हीं तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे सियासी संग्राम में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।